बहुत ही टेक्निकल स्टैंडर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एफआर के लिए ना सही, एसबीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इसको अगर लॉजिकली समझ जाओगे ना, उसकी टेक्निकलिटी समझ जाओगे कि IAS 12 किस बला का नाम है, तो बड़ा मजा आएगा। अगर रट्टा मारोगे काम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। IAS 12 डील करता है विद इनकम टैक्सेस। ऑब्वियसली एक जुरिस्डिक्शन में, एक कंट्री में, एक स्टेट में काम करने वाला बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, और एक इंडिविजुअल जो पैसे कमाता है, तो गवर्नमेंट उसको करती है टैक्स। दो तरह के टैक्सेस किए जाते हैं, एक किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक किया जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम, कौन कितना कमाता है इसको ना देखो, वो स्पेंडिंग पे लगाया जाता है कि जो खर्च करेगा उस खर्च करने के टाइम पे उसका टैक्स खींचा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि बंदे की हैसियत भी है इतने पैसे देने की या नहीं है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसकी इनकम पे लगाया जाता है। जो बंदा ज्यादा कमाएगा, जो बिजनेस ज्यादा कमाएगा, उतना ही ज्यादा टैक्स देगा। मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा सुपर टैक्स लगा दिया है। सुपर टैक्स बेसिकली क्या था कि एक सर्टेन लेवल से ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज पे एक्स्ट्रा 10% टैक्स लगाया गया था, शायद 10% था, क्योंकि उनको कहा इतना कमा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स करेंगे, और जो कम कमा रहा है हम उनको छूट देते जाएंगे। हमने टैक्स कलेक्ट करना होता है। लिहाजा हमारे बिजनेस ने जितना भी प्रॉफिट किया होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमने गवर्नमेंट को देना होता है, और उसको नाम हम क्या देते हैं, टैक्स। बड़ी आसान सी बात है। तो टैक्स नेचुरली आपके लिए क्या है, अगर नहीं पे किया तो लायबिलिटी, अगर पे कर दिया तो कैश गया। डेबिट क्या है, क्रेडिट तो लायबिलिटी या कैश है, चलो व्हाट इज डेबिट। मिसाल 2022 का मैंने 16 लाख रुपए का टैक्स जमा किया, तो मैं क्रेडिट करूंगा कैश 16 लाख रुपए, डेबिट क्या करूंगा, लायबिलिटी तो दे दी ना, मैंने पैसे दे दिए, उधारी नहीं की, 30 जून पे दे दिया। क्रेडिट 16 लाख रुपए का कैश, डेबिट क्या होगा, नहीं, जो बना उसी दिन पे दिया, 30 जून पे बना, 30 जून पे ही जमा करवा दिया। व्हाट इज टैक्स फॉर यू, एक्सपेंस, वेरी इजी, इट इज एन एक्सपेंस। लिहाजा जब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, सो वी स्टार्ट अप विद रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, और देन वी अराइव एट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपने टैक्स को प्रॉफिट में से माइनस किया, प्रॉफिट लॉस में से डेबिट किया, तो व्हाट इज टैक्स, इट इज एन एक्सपेंस। अब टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको प्रॉफिट लॉस में या तो टैक्स एक्सपेंस दिखाया जाता है या उसको दिखाया जाता है एज टैक्स चार्ज, मेक्स नो डिफरेंस। एक हो सकता है टैक्स एक्सपेंस या टैक्स चार्ज, इट इज सेम। पहला पॉइंट, एक हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और दूसरा कैलकुलेट किया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट। आई डोंट अज्यूम कि टेक्निकली आपने दोनों पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, नाम देख के पता चल रहा होता है कि क्या मकसद है। नाम पढ़ के बताओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या फर्क हो सकता है, या क्या किस बला का नाम है। ओके, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो अकाउंटिंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट है। नो, करेक्ट, टैक्सेबल प्रॉफिट वो होता है जिस पे टैक्स लगता है। तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता? से फॉर इंस्टेंस
अगर मैंने अपना रेवेन्यू काउंट किया, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वगैरह वगैरह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मैं पहुंचा और मेरा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46 लाख रुपए है, $4.6 मिलियन है, तो क्या इस पे टैक्स नहीं लगेगा? इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। सो व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर IASs एंड IFRSs। रेवेन्यू को रेवेन्यू कब मानना है और कितना मानना है, यह कौन बताता है? IFRS 15। कौन से खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे, कौन कौन से खर्चे कैपिटलाइज होंगे एसेट की कॉस्ट में, कौन कौन से खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, कौन कौन से खर्चों को डेप्रिशिएट कैसे किया जाएगा, फेयर वैल्यू लॉसेस एंड गेन्स को कब प्रॉफिट लॉस में भेजा जाएगा, कितना भेजा जाएगा, ये सारी चीजें कौन वाजे करता है? IASs एंड IFRSs वाजे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर IAS 16 की प्रॉपर्टी बढ़ गई तो फायदा प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, लेकिन IAS 40 की प्रॉपर्टी बढ़ गई तो फायदा प्रॉफिट लॉस में आएगा। लिहाजा प्रॉफिट डिटरमिन जो आपने किया है वो आपने डिटरमिन किया है एज पर रेलेवेंट IASs एंड IFRSs। सवाल ये उठता है कि क्या टैक्सेशन अथॉरिटीज भी IASs एंड IFRSs को फॉलो करती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब है नो। टैक्सेबल प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट वो है जिस पे वो टैक्स मारेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार आप चीटिंग कर सकते हो। अगर मैंने आपके शराइत के ऊपर गेम खेला, होता है ना कभी हम लूडो खेलते हैं तो उसके कोई इंटरनेशनल रूल्स नहीं होते, कोई क्या कहता है 3 छक्के आने के बाद भी चला रहा होता है, बोले क्या हो गया, बस 3 छक्के हो गए, बोले तो क्या हुआ, तो अब कोई इंटरनेशनल रूल्स तो नहीं है। जिस तरह अभी क्रिकेट में एक अमेंडमेंट हो रही है कि अगर शॉट हवा में गया और प्लेयर ने क्रॉस किया, अब वर्ल्ड कप में क्या रूल आएगा कि नया बैट्समैन ही फेस करेगा। कॉम्प्लिकेशंस आती थी ना कि नो बॉल किसको माना जाएगा, कि बॉल अगर पैर अगर आधा क्रीज पे आधा क्रीज के पार है तो नो बॉल होगा, नहीं होगा। तो कहा गया कि अगर लैंड किया पैर ने और क्रीज के पार, अगर क्रीज के ऊपर भी है तो भी नो बॉल नहीं होगा। ये रूल्स हैं जो कि ICC ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। लिहाजा कोई धांधली नहीं मानी जाएगी, कोई चीटिंग नहीं मानी जाएगी। अगर टैक्स अथॉरिटी, मिसाल पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटी है FBR, अगर वो कहता है कि आप बताओ टैक्स कितना है तो मैं उस पर टैक्स मार दूं, तो उसके दिमाग में खलल है कि ये धांधली करेगा, ये चीटिंग करेगा। मिसाल के तौर पे उसने स्लैब्स बनाए हुए, कहा कि बेटा जो भी 40 लाख या उससे ज़्यादा का टैक्स कमाएगा ना वो 30% टैक्स भरेगा, और जिसका टैक्स 40 लाख से $1 भी कम हुआ, $1 भी कम हुआ, उस पर टैक्स 25% लगेगा। हमने कहा ठीक है, मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 46 लाख रुपए, मैंने कोई प्रोविजन बना दिया, मैंने डेप्रिसिएशन को उठा के RBM पे कर दिया, इस साल ज्यादा डेप्रिसिएट चार्ज कर दिया, तो मैंने जानबूझ के कोई खर्चा ऐसा दिखाया जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 40 लाख से नीचे आ गया। इससे मैंने क्या किया, मैनिपुलेट किया अथॉरिटीज को। जहां मेरे ऊपर 30% का टैक्स पड़ रहा था, मैं उसको 25% पे लेके आ गया। तो ये धांधली हो सकती है। वो कहते हैं कि बेटा आप अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके कवानीन मैं बताऊंगा। मैं आपके रूल्स में नहीं खेलूंगा, मैं अपने रूल्स लेके आऊंगा। लिहाजा वो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है एज पर टैक्स रूल्स, उस प्रॉफिट को कहा जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट। और टैक्स पे किस पे किया जाएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। मिसाल जो 30% की हमने बात की, वो 30% आपके बताए गए 46 लाख वाले प्रॉफिट में नहीं लगेगा। मैंने अपने हिसाब से अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया।
मिसाल के तौर पे वो 40 लाख रुपए का आ गया, वो 40 लाख पे 30% लगाएगा। हम बोलेंगे यार क्या कर रहा है, मेरा तो प्रॉफिट 46 लाख है, ज़्यादा टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए था। वो बोलेगा ज़्यादा समझाओ नहीं मुझे, मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 40 लाख है, मैं उसी पे लगाऊंगा। लेकिन हर वक्त ऐसी मुस्कुराहट नहीं निकलेगी, कभी आप 40 बोलेंगे तो वो 50 भी बोल सकता है। अब सिलसिला क्या होता है, ये बात हम समझ गए कि टैक्स इज कैलकुलेटेड एंड पेड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई। अब ये भी पता होना चाहिए कि फर्क एक्चुअली होता क्या है। ऐसी क्या चीज है जो हम मानते हैं वो नहीं मानते, या वो मानते हैं हम नहीं मानते, यानी हम दोनों दो फिरके क्यों हैं, हमारे बिलीव्स एक जैसे क्यों नहीं है। उसकी पहली मिसाल है कैश बेसिस वर्सेस अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग मरते मर जाएगा, कभी कैश बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करेगा, कभी भी आपको नहीं कहेगा कि पैसे दे दिए, हाँ मान लो खर्चा। वो बोलेगा नहीं सर्विसेज मिल गई हैं, मैं उधर नहीं सर्विसेज नहीं मिली, तो बोला खर्चा अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। खर्चा तभी मानोगे जब सर्विसेज आ जाए। और पूरी अकाउंटिंग में कहीं भी कैश कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता, जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज तमाम जगहों पे नहीं कह रहा, उसका कोई एक दीन ईमान नहीं है। हाँ कहते ना जब न्याज लगती है तो वो काले कपड़े पहन लेता है, वो देखता है कि आजकल मौसम क्या चल रहा है, तो उसको खाने से मकसद है। वो बांध लेगा पट्टियां ऐसी कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, नारे लगा लूंगा मैं कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सही है, तो कभी जिए भुट्टो तो कभी हकीकी आजादी, हमें टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ बिरयानी की प्लेट चाहिए और पैसा चाहिए। टैक्सेशन अथॉरिटीज के जो रूल्स हैं वो कोई यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल से मेरा मकसद है कि वो थ्रू आउट अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट फॉलो करे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो थ्रू आउट कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो कभी कभी इनकम को अक्रूअल के बेसिस पे इनकम मानती है, और कभी कभी किसी किसी इनकम को वो कैश बेसिस पे मान लेती है। मिसाल सैलरी, अगर सैलरी है जून की और मिलती मुझे जुलाई की 5 तारीख पे है, तो मैं उस पर टैक्स कब भरूंगा, जब आपको रिसीव होगी। अकाउंटिंग क्या कहता है कि जिस महीने की वो है आप उसी महीने में एक्सपेंस दिखाओ, जबकि टैक्स वाले कहेंगे कि आपने सैलरी दी 30 जून तक, तो मैं कहता दी तो 30 जून पे नहीं, दी तो मैंने 5 जुलाई पे, तो बोला अब ये अगले साल जाएगी। अब इसको जो टैक्स डिडक्टेबल माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा, वो अगले साल माना जाएगा, इस साल नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पे इफेक्टिव इंटरेस्ट एंड कूपन इंटरेस्ट, हमने IAS 23 में इस बात को जिक्र किया कि अगर मैं करोड़ रुपए को बढ़ा बढ़ा के प्रीमियम के साथ रिडीम करूंगा, एक हो गया कूपन सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल दूंगा, एक होगा कंपाउंड पार्ट जो मैं बाद में दूंगा। हम मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इफेक्टिव इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस में भेज देते हैं, जबकि ये कहेगा नहीं दिया कितना, मैं कहूं दिया तो कूपन, बोलेगा रिलीफ भी इसी पे मिलेगा। इस वजह से जिसको हम इनकम मानेंगे उसको ये इनकम माने ऐसा जरूरी नहीं है। मिसाल आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, वहां से किराएदार ने आपको एडवांस 10 महीने का किराया दे दिया, और इस भाई ने ये किराया दिया है 1 मार्च पे, कहा कि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने का किराया ये एडवांस में रख लो। और मिसाल के तौर पे उसने 10 महीने का किराया 15 लाख रुपए में दे दिया। अकाउंटिंग क्या कहेगा कि 30 जून तक जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो रेंटल इनकम कितनी दिखाओगे?
अगर आपको, वापस सुनो, अगर आपको 1 मार्च पे 10 महीने का किराया 15 लाख रुपए मिल चुका है, 30 जून आपका क्लोजिंग है, तो आप 30 जून 2022 पे प्रॉफिट और लॉस में कितना रेंटल इनकम लेके जाओगे? 4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर 10 महीने का किराया 15 लाख है तो हर महीने का कितना हुआ? 1.5 लाख। तो 4 महीने का कितना हुआ? 6 लाख। हम 6 लाख रुपए को क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट लॉस में एज रेंटल इनकम, और बाकी 9 लाख रुपए को हम अपनी लायबिलिटी में दिखाएंगे एज अनअर्न्ड इनकम। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज कहती हैं कि हम रेंटल को टैक्स करेंगे ऑन कैश बेसिस। तो जब 30 जून 2022 का मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 6 लाख। लेकिन जब 30 जून 2022 का मैं टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा? पूरे 15 लाख। और टैक्स कितने पे दूंगा? 15 लाख पे। यस यस। देखिए, हम जब TX F6 में रूल्स पढ़ते हैं वो HMRC के होते हैं, हर मैजेस्टी क्वीन। अब तो हर मैजेस्टी नहीं रही, लेकिन हम क्वीन के जो टैक्स HMRC के रूल्स होते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान में दिस विल नॉट बी सेम। अब पाकिस्तान में भी 18th अमेंडमेंट के बाद सर्विसेज का टैक्स SBR कलेक्ट करता है, सिंध का, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, और वो करता है FBR जो गुड्स पे है या इनकम है। तो दोनों के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं ना, दोनों के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकता है, ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लगेगा, टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगेगा। और दोनों प्रॉफिट्स में फर्क इन दोनों रूल्स की वजह से है। जो चीजें ये मानते हैं वो ये नहीं मानते, एंड वाइस वर्सा। मिसाल, एक फर्क की वजह बनती है अलाउएबल एक्सपेंसेस, और कुछ होते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। एक सादा सवाल, इनकम अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। जितनी ज्यादा उतनी अच्छी बात है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना अब्रॉड जाने के लिए, तो अपने आप को इतना अमीर दिखाते हैं, नेक्स्ट टू जरदारी। 70-80 लाख रुपए, करोड़ रुपए तो बैंक में सड़ रहे हैं पिछले 6 महीने से, हमारे काम के ही नहीं है। वो दिखाते ना, बैंक दिखाओ बैलेंस, तो कितना बैलेंस दिखाना है? बोला 75 लाख 80 लाख रुपए का बैलेंस दिखाना है। वो बैलेंस दिखाओ मतलब 6 महीने से ऐसे ही पड़े हुए हैं पैसे, मेरे किस काम के? हमें मिल जाए तो हम जाए क्यों बाहर? लेकिन अगर कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो थोड़ा होलिया बदल के जाएंगे ना, और कहीं अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो होलिया उस हिसाब से करेंगे। तो इनकम हर लिहाज से अच्छी बात नहीं होती। अकाउंटिंग में जितनी ज्यादा उतना शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, उतना हमारी चमकेगी। सब बोलेंगे यार क्या तो तुम्हारी मैनेजमेंट है, लॉन्ग लिव CEO। लेकिन टैक्स वालों को जितनी ज्यादा इनकम दिखाओगे उतना ज्यादा वो टैक्स ठोकेंगे। वैसे आपस की बात है, एक्सपेंस खर्चा करना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, इतना खर्चा थोड़ी करना चाहिए। हाथ हल्का रखो, संभाल संभाल के चलाओ। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा खर्चा दिखाया जाएगा उतना हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट नीचे बैठेगा, उतना हमारा EPS, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस डिट्रॉयरेट होगी। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा अच्छी बात होती है, बिकॉज जितना खर्चा ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट उतना कम। एक वर्ड हम यूज करते हैं टैक्सेबल, एक हम कहते हैं डिडक्टेबल। जब आप कमाते हैं तो वो टैक्सेबल होती है, और जब आप खर्चा करते हैं तो वो डिडक्टेबल होती है। तो इनकम पे टैक्स लगता है और खर्चे पे टैक्स में रिलीफ मिलता है। जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना रिलीफ ज्यादा मिलेगा।
अब हमें तो कोई भी खर्चा हो जाए, डकैती भी हो जाएगी तो भी उसको खर्चा दिखा देंगे, कोई भत्ता देंगे तो भी उसको डोनेशन एक्सपेंस में दिखा देंगे। हम तो हर खर्चे को मानेंगे। कोई वारंटी क्लेम है, कोई पेनल्टी पड़ गई, मार्केटिंग करवा दी, रिसर्च करवा दी, हम खर्चे को खर्चा दिखाएंगे। वो खर्चा जो बेशक अभी हुआ नहीं है लेकिन प्रोबेबल है कि होगा, उसका अमाउंट अनसर्टेन है, टाइमिंग भी अनसर्टेन है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोविजन बनाओ और खर्चा दिखाओ। हम तो खर्चा जो भी होता है दिखा देते हैं। इसमें से बाज खर्चे ऐसे होते हैं जिनको टैक्स अथॉरिटी भी खर्चा मानती है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको वो खर्चा मानती नहीं है, और खर्चा ना मानने का मकसद इस पर रिलीफ नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे फाइन या पेनल्टीज। जब आपकी कंपनी पे कोई पेनल्टी पड़ी है तो आपका तो नुकसान है। रेगुलेटर ने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर आपको फाइन मार दिया तो आप तो उसको खर्चा दिखाएंगे, लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है कि बेटा एक तो गलत काम करो, ऊपर से रिलीफ दूं, नहीं है, जाओ यहां से। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क आ जाएगा। नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि हमने एक चीज को खर्चा तस्लीम किया और वो उसको खर्चा तस्लीम नहीं कर रहे, लिहाजा हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा और टैक्स आप ज्यादा ही भरेंगे। तीसरा, सरे-फेहरिस्त फर्क की वजह होती है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे मैचिंग कॉन्सेप्ट की लॉजिक चलाते हैं, बिकॉज अ डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू विद वेयर एंड टियर। हम ये कहते हैं कि एक एसेट से जितने भी साल मुफीद होंगे, जितने भी साल फायदा लेंगे, उतने साल उसका खर्चा भरेंगे। अगर सेम फायदा तो स्ट्रेट लाइन, अगर पहले साल वाले ज्यादा फायदा लेंगे, बाद वाले साल कम फायदा लेंगे तो आरबीएम। लेकिन हम डेप्रिशिएट करते हैं एसेट को सिर्फ इस बात का ख्याल करते हुए कि जिस साल में एसेट खरीदा गया है वही साल उसका खर्चा भरे, ये नाइंसाफी है। हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, लिहाजा जब हम अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करते हैं। लेकिन इस डेप्रिसिएशन को टैक्स वाले नहीं मानते, वो अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाते हैं जिसको हम एचएमआरसी में कहते हैं कैपिटल अलाउंस, या इसको आप सादा जुबान में कह लो टैक्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट हम भी करते हैं और डेप्रिशिएट वो भी करते हैं, लेकिन दोनों का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मसलन हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, 20 लाख रुपए खर्चा किया रिसर्च के ऊपर, 40 लाख रुपए खर्चा किया डेवलपमेंट के ऊपर। आ गया IAS 38, बोला रिसर्च वाले को प्रॉफिट लॉस में भेजो, डेवलपमेंट वाले को कैपिटलाइज कर लो, और इस डेवलपमेंट का फायदा कितने साल मिलेगा? मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि 5 साल तक। बोला फिर 40 लाख को 5 साल पे डिवाइड करके 8-8 लाख रुपए उसको भी चार्ज कर देना। हमने कहा सर जो हुक्म। पहला साल 20 लाख रिसर्च के, 8 लाख रुपए डेवलपमेंट के, प्रॉफिट लॉस में कितने जाएंगे? 28 लाख। जबकि टैक्स अथॉरिटीज कहती है कि डेवलपमेंट कॉस्ट इज अलाउड इन फुल एज इंकर्ड, यानी डेवलपमेंट कॉस्ट को टैक्स अथॉरिटी कैपिटलाइज करने की इजाजत नहीं देती। तो 2022 के अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक्सपेंस कितना जाएगा? 20 का रिसर्च, 8 की अमोर्टाइजेशन डेवलपमेंट की। जबकि 2022 के टैक्सेबल प्रॉफिट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मद में कितने पैसे कटेंगे? 60। 20 रिसर्च के, 40 डेवलपमेंट के। खुशी की बात है, दुख की? खुशी की बात है, क्योंकि अगर आपने खर्चा बोल दिया जनाब तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट तो नीचे आ जाएगा और इसका मकसद मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हम अगर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो अगर आरबीएम मेथड पे चार्ज करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में अलग डेप्रिसिएशन जा रही होगी
और टैक्सेबल प्रॉफिट में जो टैक्स डेप्रिसिएशन जा रही होगी वो अलग होगी। ऐसा ही होता यूं है कि लास्ट में फिर ये बैलेंसिंग अलाउंस भी देते हैं और ये बैलेंसिंग चार्ज भी मारते हैं। ये बात भी समझ लेते हैं। बिल फर्ज हमने एसेट खरीदा 50 लाख रुपए का, इन्होंने इसको 30% आरबीएम पे डेप्रिशिएट करना शुरू किया। और आरबीएम की खासियत ये होती है कि उसकी नेट बुक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। सही बोल रहा हूं? आरबीएम में नेट बुक वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन में जीरो हो जाएगी, लेकिन आरबीएम में क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे परसेंटेज लगती जाती है तो जीरो तो हो ही नहीं सकती। हुआ यूं कि हमने एसेट खरीदा 50 लाख रुपए का। लिखो 50 लाख रुपए, कैलकुलेटर पे लिखो। और आरबीएम कितने परसेंटेज पे दे रहा है? से 30%। और लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। शॉर्टकट मार के बता सकते हो कि 5 साल के बाद नेट बुक वैल्यू कितनी बचेगी? पहला साल 50 लाख पे 30% लगेगा 15 लाख, बाकी रह जाएगा 35 लाख। अगर मैं 50 लाख का 70% निकाल दूं, आसान नहीं हो जाएगा? सिर्फ वो बच जाएगा जो आरबीएम में। अब आसान करें, आपने 50 लाख लिख दिए, टाइप कर दिया, प्रेस कर दो इक्वल, कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर दो। अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ANS आंसर इंटू 0.7, ऐसा दिख रहा है। प्रेस करो इक्वल। आपने फिर इक्वल नहीं प्रेस किया, लिखो 50 लाख, जीरो करो 50 लाख और इक्वल दबा दो, दबा दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 0.7 करें। अब दिख रहा है 0.7 ANS ऊपर टॉप पे है ना। अब मल्टीप्लाई आपने इक्वल दबाया तो आपका जवाब आ गया 35 लाख, यानी 1 साल के बाद एसेट 35 लाख पे आएगा। फिर इक्वल दबाएं, 24,50,000। ये दूसरे साल के बाद के नेट बुक वैल्यू है। तीसरी बार प्रेस करें, चौथी बार प्रेस करें और पांचवी बार प्रेस करें। वापस बोलो। ये हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू है। अच्छा, इसको यूं भी कर सकते थे कि 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 5। सही है? 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 5 करते तो हम 5 साल आगे आ जाते। अच्छा, बहरहाल मुझे पता चला कि भाई मेरा एसेट अभी 8,40,350 रुपए की नेट बुक वैल्यू है। पता चला कि भाई एसेट की लाइफ तो खत्म होगी, अब तो एसेट चलेगा ही नहीं। तो मैंने एफबीआर को बोला, खुदा को मानो 50 लाख रुपए खर्च किए थे तो 50 लाख रुपए का रिलीफ दो ना। आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रेशन मुझे चार्ज कर दी करीबन 41,60,000, बाकी 8,40,350 रुपए का कौन देगा मुझे रिलीफ? तो एफबीआर बोलता जज्बाती क्यों रहो, सब्र तो करो। अब क्या करेंगे, आखिरी साल में हम इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। दो पॉसिबिलिटीज हैं भाई। अगर आपने इसी कीमत पे बेच दिया, सिचुएशन नंबर 1, आपने इसी कीमत पे बेच दिया 8,40,350 में, तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर इसी स्क्रैप वैल्यू उतनी ही है जितनी की नेट बुक वैल्यू है, तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा या लॉस ऑन डिस्पोजल? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा पे बेचा तो गेन होगा। और गेन पे मारता हूं मैं टैक्स बेटा, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। यानी अगर आपको लास्ट में एसेट पे हुआ फायदा तो मैं बैलेंसिंग चार्ज मारूंगा, और अगर लॉस हुआ, मिसाल आपने 8,40 वाला एसेट 5 लाख में बेचा, तो मैं आपके दुख में बराबर का शरीक रहूंगा। मैं वो जो नुकसान हुआ है उस पर भी आपको रिलीफ दे दूंगा। उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस। बात कुछ समझ में आ रही है?
अब सिलसिला ये बैठ रहा है कि मैं अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस कर रहा हूं, मिसाल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। मैंने 50 लाख को 5 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू हटा के डेप्रिशिएबल अमाउंट बना 45 लाख, उसको 5 सालों पे डिवाइड कर दिया, तो हर साल मैंने 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख से डेप्रिशिएट किया, जबकि इसके डेप्रिशिएट करने का तरीका कदर मुख्तलिफ था। नतीजा ये निकला कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग आया और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग आया। टैक्स किस पे लगेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अब इस कहानी को थोड़ा और समझा देता हूं, फिर आप देखना कोई मसले की बात है या कोई मसले की बात नहीं है। अज्यूम करते हैं कि हमने 2016 में एसेट लिया है, 5 साल आ जाते हैं 2016, 17, 18, 19 एंड 20, हो गए 5 साल पूरे। शॉर्टकट में बताना कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा। मिसाल ले लो, अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन $70 लाख है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 70 लाख है, हम पहले साल इसमें से कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? 9 लाख। मिसाल याद करो, हाँ 9 लाख। तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? अगले साल कितना आएगा? अगले साल कितना आएगा? उसके अगले साल और उसके अगले साल। क्यों सेम क्यों है? क्या आप तो स्ट्रेट लाइन जा रहे हो, अब तो स्ट्रेट लाइन जा रहे हो। मैंने कहा कि आपका हर साल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर पर ईयर हर साल सेम है। समझाने के लिए मैंने इसको फ्लैट रखा है। तो आपने तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया। अब इसमें से हमें माइनस करना है टैक्स। अगर टैक्स रेट 30% है तो क्या 30% 61 लाख पे लगेगा? नहीं, क्योंकि 61 लाख क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है और टैक्सेशन अथॉरिटीज इसको मानती ही नहीं। वो बोलेंगे 61 लाख अपने पास रखो, मैं अपना बता रहा हूं। अब हम कैलकुलेट करते हैं मिसाल टैक्सेबल प्रॉफिट। आपका पहले साल का प्रॉफिट कितना है बिफोर डेप्रिसिएशन? 7 मिलियन। यानी यहां तक हम दोनों मुत्तफिक बराबर चल रहे हैं। यहां पे अकाउंटिंग भी सेम आ रहा है और टैक्स वाले भी सेम आ रहे हैं। अब हमारे रास्ते जुदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने 9 लाख क्यों माइनस किया? मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन। बोला कट्टी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन अलग तरीके से चार्ज करता हूं। मैं करता हूं आरबीएम। तो मैं कहा अब यार मुझे तो लगता है कि एसेट 5 सालों में सेम इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, लिहाजा IAS 16 ने मुझे कहा कि पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स मैच करना, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तो हमारी कॉम्पिटेबिलिटी नहीं बन रही। टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम डेप्रिसिएशन कितनी माइनस करेंगे? पहले साल 50 लाख का 30% 15 लाख। याद रखना 70 लाख में से 15 लाख चले जाएंगे, $55 लाख। दूसरे साल 35 लाख का 30% आरबीएम। 35 लाख का 30% कितना बनेगा? 1050। 70 लाख में से 1050 माइनस करें, $5950। तीसरे साल अब 2450 का 30% बनेगा, यही होगा ना? ठीक है, 11 लाख क्या डेप्रिसिएशन नहीं बनेगी ना। एक काम करो, देखो 50 लाख को मल्टीप्लाई बाय 0.7 करो, पावर 2 दे दो, स्क्वायर दे दो। हाँ
24,50,000 ये है नेट बुक वैल्यू आफ्टर 2 years। इसका लगाओ 30%, 7,35,000। 70 लाख में से माइनस कर दो 7,35,000 को। ये तीसरे साल की आरबीएम पे डेप्रिसिएशन है 62,65,000। मुनासिब बात। अगर 24,50 में से 735 माइनस कर दूं या 24,50 का 70% निकाल दूं तो मैं नेट बुक वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। बताओ तीसरे साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू कितनी है? 15,000। इसका 30% लगाओ, 17,15,000 का 30%, 5,14,500। 70 लाख में से माइनस करो, मुनासिब बात। अब आखिरी साल को थोड़ा अच्छे से समझना। आप लिखिए 50 लाख कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 4। 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 4। ये आ गई चौथे साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू। इसका लगाओ 30%, अच्छा 3,60,000 150। ये होगी उस साल की डेप्रिसिएशन। और एसेट आ जाएगा 8,40,350 पे, जबकि मैंने स्क्रैप वैल्यू कितनी रखी है 5 लाख। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट की? 50 में से 5 माइनस किए ना। मान लेते हैं कि एसेट उतने पे ही बिकता है जितनी मैंने सोची थी 5 लाख। अगर मैं 8,40 वाला एसेट 5 लाख में बेचता हूं तो फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा ना। 8,40 वाली चीज 5 लाख में बेच रहे हो तो आपको नुकसान कितना होगा? 3,40,350। ये आपका मिलेगा बैलेंसिंग अलाउंस। इन दोनों अलाउंसेस को प्लस करें, ठीक है 7,05,000। ये 5वें साल का खर्चा है। इसमें 2 खर्चे हैं, एक डेप्रिसिएशन है आखिरी साल की, एक लॉस ऑन डिस्पोजल है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस। मुनासिब। आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है? 70 लाख। 70 लाख में से ये माइनस कर दें, बासठ लाख 900। सही है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे टैक्स किस पे देना पड़ेगा, इस पे या इस पे? टैक्सेबल पे। लगाओ 55 लाख का 30%, 18,89,000। 16,50,000। ये आपने टैक्स जमा करना है पहले साल में। दूसरे साल 5,950 का 30% लगेगा, 17,85,000। तीसरे साल 62-65 का 18,79,500। ठीक है। फिर 64-85,500 का 30%, 45,650। ठीक है। और 62-99,500 का 30%, 18,89,850। आपने हर साल कितना प्रॉफिट कमाया था? 61 लाख। तो लिखो 61 प्लस 61 प्लस 61 प्लस 61, 61 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। ठीक है, ये आ गया 30 लाख 35 लाख 35 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख। हाँ, ये आपने 5 सालों में प्रॉफिट कमाया। इस पे 30% टैक्स लगना चाहिए था, लगाओ इसका 30%। वापस इतना आपको 5 सालों में टैक्स भरना चाहिए था। इन सबको प्लस करो, आपने टैक्स भरा कितना है?
3 डिजिट्स उड़ाते जाओ, भले आपकी मर्जी है। उतना ही टैक्स भरा है जितना भरना चाहिए था। अच्छा, अगर इन सबको टोटल करूं तो क्या मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट भी उतना ही होगा जितना अकाउंटिंग प्रॉफिट है? करके देखते हैं। 5500 प्लस 5950 प्लस 6265 प्लस 6485.5 प्लस 6299.5, नहीं ये कितना था? 3 करोड़, यही था ना? और वो कितना है? सेम है, ठीक है 30, और वो भी इतना ही है। कोई नाइंसाफी हुई आपके साथ कि मेरे पास फरियाद लेके आए हो? आपको जितना टैक्स पे करना चाहिए था आपने उतना ही टैक्स पे किया है ना? आपको जिस प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए था आपने उसी प्रॉफिट पे टैक्स भरा है ना? कोई मसला है मसला? क्या सही में है ना भाई? आपने 5 सालों में 3 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए, उसका 30% बन रहा था 91,50,000। क्या आपसे उतना ही टैक्स लिया गया है? हाँ ना? एक बार वापस सोचो, 61 लाख का 30% अगर मैं आपसे इस पे टैक्स लेता, इस पे टैक्स ना लेता, 61 लाख का 30% कितना बनेगा? 18,30,000। हाँ ना? मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप मुझे 5 सालों में कितना टैक्स देते? 91,50,000। वही तो लिया है, तो रो क्यों रहे हो? ठीक है, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? मिला ना? हुई ना? आपने अपनी की, मैंने अपनी की, घुमा फिरा के हम दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं ना? अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो, मैं अगर आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट मैंने चार्ज किया हो, मुझे बोलो। जितना टैक्स आप पे लगना चाहिए था उससे ज्यादा टैक्स मैंने चार्ज किया हो, मुझे बोलो। तो हमने तो मैच कर लिया, जितना टैक्सेबल है उतना अकाउंटिंग। मैंने उतने पे ही तो टैक्स लिया जितने पे लेना था, और उतना ही तो टैक्स लिया जितना लेना था। क्या मसला है? मैचिंग कॉन्सेप्ट का। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम एंड द रेलेवेंट एक्सपेंस या एक्सपेंस एंड द रेलेवेंट बेनिफिट शुड बी मैच्ड विथ ईच अदर इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मिसाल, आपके हिसाब से टैक्स कितना बन रहा था? 18,30,000 का। 18,30,000, 18,30,000, 18,30,000, 18,30,000। तो आप कह रहे थे कि सर मुझसे आप 18,30,000 का टैक्स लें पहले साल में, लेकिन मैंने आपसे कितना टैक्स लिया? 16,50,000 का। दूसरे साल फिर आपने कहा कि मुझसे 18,30,000 दें, लेकिन मैंने आपसे टैक्स कितना लिया? कम। फिर आपने 18,30,000 मांगा, मैंने अब आपसे टैक्स पहले से ज्यादा कर लिया, फिर और ज्यादा कर लिया, फिर ज्यादा कर लिया। तो आपने कहा सर मसला कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है ना, जिस साल में डेप्रिसिएशन होगी उसका बेनिफिट भी उसी साल में आना चाहिए। आप मसला ये क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने खर्चा दिखाया है 2016 में और उसका बेनिफिट आपने मुझे 2017-18 में जाके दिया है, तो आपने घुमा दिया है पूरे मसले को। हम ये चाह रहे हैं कि जितना खर्चा उसका रिलीफ उसी साल में होना चाहिए। इससे मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो रहा है। ये है हमारा प्राइम कंसर्न। वैसे ठीक है, ना इंसाफी नहीं है, मैं ये कहूं कि इनजस्टिस है, इनजस्टिस नहीं है, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से
ऐसा ठीक नहीं है। मेरी बात एक बार दोबारा दोहरा लेता हूं। मार्च में किराया कितना मिला था? 15 लाख। मुनासिब? आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून को इतना बड़ा मुंह खोल के खा लिया, बोला 4 महीने भाई मैंने हलाल कर लिया। 4 महीने का किराया कितना? 6 लाख। आपने कहा सर 6 लाख का 30% मुझसे आप टैक्स ले ले, मैं भरने के लिए तैयार हूं। 6 लाख का 30% बनेगा 1,80,000 रुपए। जब इनकम दिखाइए 6 लाख तो टैक्स भी दिखाना चाहिए था 1,80,। लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, सारी बातें आपकी थोड़ी मानेंगे। आपको पैसे कितने मिले हैं? मैं कहा तो 15 लाख। बोला 15 लाख का 30% बनेगा 4.5 लाख रुपए। तो पहले साल में रेंटल इनकम 6 लाख और टैक्स 4.5 लाख। दूसरे साल में रेंटल इनकम 5 लाख और टैक्स 0। तो भाई मैंने आपसे ज्यादा टैक्स लिया क्या? मुझे 15 लाख का 30% लेना था ना, 4.5 लाख लिया ना। हमने कहा मसला वो नहीं है कि आपने लिया कितना, मसला ये है कि आपने लिया कब। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब इनकम 6 लाख की है तो टैक्स भी 6 लाख के ऊपर होना चाहिए। जब इनकम 2022 ने दिखाई है, 2023 ने दिखाई है 9 लाख, तो टैक्स भी 2023 को भरना चाहिए। बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। आप और कुछ नहीं कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ। 6 लाख के सामने 15 लाख रुपए वाला टैक्स लगा रहे हो और 9 लाख के आगे कोई टैक्स ही नहीं लगा रहे हो। इससे हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कि टैक्सेशन अथॉरिटीज को समझाया जाए और उनको कहा जाए कि जानी फॉलो IFRS, वो नहीं मानेंगे। या तो IASB को बोला जाए कि हमारे मुल्क में, या ACCP को बोला जाए कि हमारे मुल्क में अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी टैक्स रूल्स के हिसाब से बनवा दो। वो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, हमें तो ग्लोबली यूनिफॉर्मिटी लानी है। अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, FBR वाले स्टैंडर्ड्स पे बनाएंगे, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर गोरा नहीं आएगा। लेकिन ये मसला है। अब ये मसले का हल निकालेगा कौन? IAS 12। अब इस पूरी कहानी के पीछे मैं कुछ चीजें समअप करना शुरू कर रहा हूं। क्या अकाउंटिंग ईयर एंड और टैक्स ईयर सेम हो ऐसा जरूरी है? मिसाल पाकिस्तान में इट्स 1 जुलाई टू 30 जून, यूके में 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल। यूं हर कंट्री का अलग अलग फिस्कल ईयर, इसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं या टैक्स ईयर कहते हैं, अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हमारी कंपनी 31 मार्च पे क्लोजिंग करे तो पाबंदी है क्या? मर्जी है ना, मैं अकाउंटिंग ईयर कुछ भी सेट कर सकता हूं ना। मैंने अपनी क्लोजिंग सेट की है 31 मार्च। जब मैंने 31 मार्च 2022 से एक साल पीछे की बात करता हूं, 31 मार्च 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 90 लाख रुपए। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि बड़ी टैक्स इस पे नहीं लगेगा, टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगेगा। मैं कहा वो तो जून में कैलकुलेट होगा। उसने कहा ये बात तुम्हारी दुरुस्त है कि आप 31 मार्च पे क्लोजिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्स फाइल करने की डेट दी है वो तो 30 जून के बाद है। लिहाजा आप अभी टैक्स कितना बनेगा आपको अभी नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो चालान जनरेट होगा, जो टैक्स कैलकुलेट होगा, जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, वो तो 30 जून पे होगी। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है, मुझे तो अपने इन्वेस्टर्स को भेजना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, ऑडिट करवानी है, पब्लिश करवानी है, फारिग बैठे हैं क्या? तो IAS 12 ने कहा कि भाई आपने टैक्स देना है, हाँ देना है, लेकिन एक्यूरेट नहीं पता, क्योंकि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट पे लगता था तो मुझे टाइम ही कोई नहीं लगता। लेकिन मसला ये है कि प्रॉफिट जो टैक्स है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगेगा, और वो डिटरमिन करने में भी 3 महीने का टाइम है। यस, हम क्या करते हैं, इसको डील करने के लिए बना देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स।
व्हाट डज टर्म प्रोविजन मीन? इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अनसर्टेन अमाउंट। इसका टाइम तो पता है लेकिन अमाउंट कंफर्म नहीं है। लिहाजा मैंने अपने टैक्स कंसल्टेंट को कहा, मैंने अपनी ऑडिट फर्म के टैक्स डिपार्टमेंट को कहा, या मेरा अपना खुद का टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको कहा भाई आपको तो पता है ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या चक्कर होते हैं। और जब आप F6 पढ़ते हो TX तो उसमें आप यही चीज सीखते हो, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। बहरहाल हमने अपने डिपार्टमेंट को कहा लेकिन आप ऑथेंटिक इदारा नहीं हो, आप नॉलेजेबल हैं बेशक, लेकिन एग्जैक्ट जो टैक्स का चालान बनाएगा वो FBR ही बनाएगा, और वो बनने में तो अभी 3 महीने बाकी हैं। इस वजह से हमने क्या बनाया? प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर फाइनेंशियल ईयर एंड आपका और फिस्कल ईयर टैक्स का सेम होता तो आप इसके साथ प्रोविजन का लफ्ज इस्तेमाल ना करते, क्योंकि फिर वो सर्टेनिटी के साथ डिटरमिन होता। बहरहाल हमने क्या किया? हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनवाया। और याद रखें प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जितना भी आपका एस्टिमेटेड टैक्सेबल प्रॉफिट है उस पे लगाया जाएगा टैक्स रेट। मैं दोहराता हूं, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स तो नहीं लगना, तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगना है, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है ये तो अभी 3 महीने के बाद पता चलेगा। तो मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि तुमने क्या किया इतने साल? बोला टैक्स कैलकुलेट करना सीखा। मैंने कहा लाओ मेरा कैलकुलेट करके दो। उसने अपने अंदाजे से अलाउएबल डिसअलाउएबल की जो उसकी नॉलेज थी, डेप्रिसिएशन की, या क्या चीज़ कितनी टैक्सेबल है, कौन सी चीज़ कैश बेसिस पे है, कौन सी चीज़ अक्रूवल बेसिस पे है, सब उसने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, मिसाल के तौर पे उसने मेरा 80 लाख रुपए का टैक्सेबल प्रॉफिट बिठाया, 8 मिलियन का। 8 मिलियन का 30% बना 24 लाख। और मैंने इस साल 2021 में डेबिट कर दिया टैक्स एक्सपेंस या टैक्स चार्ज, कितने से? 24 लाख से, और क्रेडिट कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी 24 लाख से। हमने कहा चलो भाई क्लोजिंग करो। ऑडिटर भाई आप क्या कह रहे हो? उसने कहा सही है, ठीक, सब ओके हो गया, साइन वाइन होगी, चले गए स्टेटमेंट। जून खत्म हुआ, जुलाई के कुछ दिन हुए, FBR ने एक एग्जैक्ट चालान हमें भेजा कि आपका टैक्स बनता है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है या जो टैक्सेबल प्रॉफिट बनता है वो 83 लाख का है। हमने कहा हमने तो 80 निकाला था। तो बोला तो आपने निकाला तो इसका क्या मकसद है? अथॉरिटी है कि अथॉरिटी तो मैं हूं ना। तुमने बात तो आप भी सही कह रहे हो। अब मसला ये हो गया कि मैंने 80 लाख का 30% तो पार कर दिया प्रॉफिट लॉस में, और वो तो पब्लिश भी हो गई, ऑडिट भी हो गई, अपलोड भी हो गई, वेबसाइट पे चला गया। अब पता चलता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 83 लाख का 30% है। इसमें 90,000 रुपए का फर्क है, 24 लाख 90,000। आप प्रॉफिट लॉस में डेबिट कितना कर चुके हैं? 24। 90,000 तो आपने डेबिट किए ही नहीं। अब इस 90,000 का क्या करूं? इसको हम नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में भेज देंगे, या तुम इसके साथ चले जाओ। हालांकि मिसमैच है, लेकिन दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है कि मैं रेट्रोस्पेक्टिव जाऊं और पिछले साल 2021 को खुलवा के उसमें एडिट कराऊं। बोलेंगे ठीक है, कौन से एक्सपेंस में लेके जाओगे? 2021 वाले में? वो तो बंद हो गया, वो तो स्टेटमेंट्स अपलोड हो गई, वो तो शेयर होल्डर्स के पास चली गई। सही, अब लाइव स्क्रीन पे तो है नहीं कि मैं यहां से अपडेट करूंगा उनके पास हो जाएंगे, उनके पास तो प्रिंटेड फॉर्म में है। और वेबसाइट पे अब मैं एडिट करूंगा तो फिर ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा। वो तो सारे काम हो चुके हैं, अब मैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मसला ये कि 90,000 रह गए नहीं पिछले साल। तो ये आपने जो पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था वो ज्यादा बना लिया था या कम बना लिया था? कम। इसको हम कहते हैं अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन पिछले साल वाला इस साल के लिए एक्सपेंस होता है।
हम इसको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर कर रहे हैं। रेट्रो नहीं जा सकते, वापस नहीं जा रहे, हम बोलते हैं तुम जा रहे हैं थैली लेके जाओ। नाइस। पहला मुझे बताओ कि जब आपने 24 लाख की एंट्री पास की थी, क्या की थी? डेबिट किया था प्रॉफिट लॉस टैक्स चार्ज बाय 24 लाख, और क्रेडिट किया था प्रोविजन फॉर टैक्स 24 लाख। ये आपने कब किया था? ये आपने किया था 31 मार्च 2021 में, जब आपका ईयर एंड था। बिल फर्स्ट टैक्स की कंफर्मेशन आपको 30 जून पे मिल गई, लेकिन दिस इज नॉट योर ईयर एंड। यहां स्टेटमेंट जा चुकी हैं। अब आती है पेमेंट का टाइम। आप 30 जून पे पेमेंट भिजवा देते हो। कितनी पेमेंट भिजवाएंगे? 2490। जो एफबीआर ने चालान भेजा वो 2490 का भिजवाया ना, तो मैंने क्रेडिट कर दिया कैश और बैंक या फिर टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अब तो ऑथेंटिक हो गई, अब प्रोविजन का लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, तो मैंने या तो लायबिलिटी क्रेडिट कर दी 2490 से, अगर पैसे दे दी तो पैसे क्रेडिट कर दिए। और डेबिट क्या करेंगे? डेबिट कर दी मैंने लायबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स। ये है ही कितनी? 90,000 लावारिस रह गया, इसको कोई नहीं ले रहा। अगर 24 होता तो जान छूट जाती। अब 90,000 बोलेंगे जानी मेरा, अब 20 साल में मैं इसको कहां प्रॉफिट लॉस में भेजूं? 20 साल में तो प्रॉफिट लॉस बन रहा ही नहीं है। तो अक्सर कंपनीज क्या करती है, इसको करंट टैक्स के नाम से या डेबिट पे या क्रेडिट पे छोड़ देती है। जब साल आएगा ना तो उसको उस साल के प्रॉफिट लॉस में भेज देती हैं। ये बताओ अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन है? तो हम जब अगले साल का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो अगले साल का टैक्स तो भरेगा ही भरेगा, पिछले साल का अंडर प्रोविजन भी। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस में कब जाएगा? 31 मार्च 2022 पे। अभी इसको मैंने फिलहाल बिठा दिया। अच्छा, इसी तरीके से ओवर प्रोविजन भी हो सकता था। करेक्ट। तो एंट्री क्या होती? मिसाल के तौर पे मैंने 24 लाख सोचा और वो बना था 2350, तो मैं क्रेडिट करता 2350, डेबिट करता 24। अब के बाद फर्क मेरा क्रेडिट पे आता तो मैं इसको क्रेडिट पे रख देता। याद रखिएगा, अगर करंट टैक्स का अकाउंट डेबिट पे है तो वो पिछले साल की अंडर प्रोविजन होगी, अगर क्रेडिट पे होगा तो वो पिछले साल की ओवर प्रोविजन होगी। और पिछले साल की अंडर प्रोविजन इस साल के प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बनेगी, पिछले साल की ओवर प्रोविजन इस साल की प्रॉफिट लॉस में इनकम बनेगी। तो प्रॉफिट लॉस में दो चीजें जा रही हैं, एक उस साल का टैक्स प्रोविजन, दूसरा अंडर प्रोविजन या फिर ओवर प्रोविजन ऑफ लास्ट ईयर। ये बात समझ में आई कि हम पिछले साल का खर्चा अगले साल को क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और एस्टिमेट का प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ही आता है। ऐसे रोज रोज हम पिछले साल की स्टेटमेंट थोड़ी खुलवाएंगे, ये फर्क तो हर साल आता रहेगा। मुनासिब है? मिसाल आपने IAS 10 पढ़ा है, उसमें क्या होता है? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट होता है। अगर स्टेटमेंट्स अभी ऑथराइज नहीं हुई है फॉर इश्यू, उसके अंदर अंदर चीज कंफर्म हो जाती है तो फिर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। सही है? मिसाल एक बंदे को मैंने रास्ते में कहीं कोई चीज देनी हो तो मैं उसको बोलूंगा तुम निकलो, मैं भी अभी निकला नहीं हूं घर से, मैं खड़ा नहीं हूं वहां पे, लेकिन हम इतना अंदाजा लगा तुम जब तक पहुंचोगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि आप बनाना शुरू करो चीजें, जब तक आप ऑडिट के लिए आओगे ना तब तक टैक्स की फिगर पक्की हो जाएगी, तो तब हम सब्र कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गुजर जाएगा और मैं फिर पहुंचूं तो मैं उसको आसरा नहीं करवा सकता ना। मैं एक जगह पे फंसा हुआ हूं तो मैं वेट करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम निकल जाओ, मैं खुद ही कुछ करता हूं। अगर हम टकरा सकते हैं तो मैं उसको आसरा करवाऊंगा, फिर अंदाजे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे गारंटीड पता है कि टैक्स की लायबिलिटी लेट कैलकुलेट होगी, उससे पहले मुझे क्लोज करके पब्लिश करके भेज देनी है,
तो हम प्रोविजन बनाते हैं. सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉर्म अ प्रोविजन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट अ प्रोविजन. अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड और टैक्स ईयर एंड सेम है तो आप टैक्स लायबिलिटी दिखा देना, प्रोविजन का लफ्ज यूज ना करना, क्योंकि प्रोविजन भी लायबिलिटी है और टैक्स लायबिलिटी भी लायबिलिटी है. फर्क सिर्फ यह है कि वो एस्टिमेटेड है और वो कंफर्म है. उस केस में आपका अंडर या ओवर प्रोविजन बनेगा ही नहीं. अगर हमारा टाइम मैच नहीं करता तो मसला नहीं है, हम प्रोविजन बना लेंगे. आप जब कंफर्म फिगर बताएंगे और अगर एफबीआर की तरफ से, टैक्स अथॉरिटी की तरफ से बताई जाने वाली फिगर और मेरी तरफ से कैलकुलेट की जाने वाली फिगर में अगर फ़र्क आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसको प्रोस्पेक्टिवली एज एन एक्सपेंस और एज एन इनकम दिखा देंगे, यहाँ तक हमें कोई टेंशन नहीं है. लेकिन वो वाला मसला अभी तक हल नहीं हुआ कि इनकम जिस साल में है टैक्स उस साल में नहीं लग रहा, या खर्चा जिस साल में है रिलीफ उस साल में नहीं मिल रहा. इससे मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी, जबकि हम ऐसा होने नहीं दे सकते. सोल्यूशन नंबर 1 बड़ा इम्प्रैक्टिकल कि टैक्स वालों को कहें कि आईएसएस फॉलो कर ले. सोल्यूशन नंबर 2 भी उससे ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल कि हम अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कहें कि आप भी टैक्स वालों के हिसाब से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाना शुरू कर दें. तीसरा हल बीच का रास्ता, ना आपकी ना मेरी, दैट इज डेफर्ड टैक्स. आपने इनकम टैक्स सुना होगा, आपने सेल्स टैक्स सुना होगा या वैल्यू एडेड टैक्स, आपने कैपिटल गेन टैक्स भी शायद सुना हो कि जब कोई चीज़ बेचते हैं उस पर कैपिटल गेन होता है, उस पर टैक्स लगता है. विदहोल्डिंग टैक्स भी सुना होगा कि जब कोई पेमेंट होती है तो उस पर विदहोल्डिंग होती है, डिडक्शंस होती हैं. यूँ आपने दुनिया जहाँ के सारे टैक्सेस सुने होंगे बेशक या सुनेंगे भी, लेकिन आप अगर टैक्सेशन अथॉरिटी को फ़ोन करके बोलें कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है तो बोले कि डेफर्ड टैक्स ये कौन सा टैक्स होता है. आप अगर बोलेंगे तो लगा देंगे कोई ना कोई, लेकिन ऐसा कोई टैक्स होता नहीं है, बिकॉज डेफर्ड टैक्स इज नॉट अ टैक्स. वैसे इसका लफ्ज ये कहता है डेफर करना, टैक्स को डेफर करना. डेफर करने का मकसद क्या है? डिले करना. लेकिन मैं कहता हूं कि इसको भी छोड़ो. डेफर्ड टैक्स कोई टैक्स ही नहीं है जो अभी पे किया जाए या बाद में पे किया जाए या जिसको डिले किया जाए. डेफर्ड टैक्स का भी मकसद ये लगता है कि टैक्स है जिसको पे बाद में करना है, लेकिन मैं कहता हूं टैक्स ही नहीं है. लिहाजा आप जमा करवाओगे ना तो बोलेंगे कौन सी कैटेगरी है डेफर्ड टैक्स? भाई ये कोई टैक्स नहीं है. डेफर्ड टैक्स बेसिकली सिंपली क्या है? एक टेक्निक है, टेक्निक है, ट्रिक है. ये टेक्निक क्या करती है? दैट इंश्योर्स दैट इंश्योर्स व्हाट? मैचिंग कॉन्सेप्ट. जो अभी थोड़ी देर पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो रहा था ना, ये उसको ठीक करेगा. कैसे करेगा? इसकी पहली तरकीब है टाइमिंग डिफरेंस अप्रोच. टाइमिंग डिफरेंस अप्रोच, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी कहते हैं या जिसको हम प्रॉफिट और लॉस मेथड भी कहते हैं. ये क्या कहता है? कहता है कि यू शुड ऑब्जर्व द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट. आपकी ख्वाहिश ये है कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट पे ही टैक्स कैलकुलेट करें, कि जो इनकम को हमने इस साल इनकम माना उस पे टैक्स भी इस साल लग जाए, और जिस एक्सपेंस को हमने इस साल एक्सपेंस माना उस पे रिलीफ भी इस साल मिल जाए.
लेकिन ये आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल, आप इनकम अक्रूवल बेसिस पे मान रहे हैं, ये कैश बेसिस पे मान रहा है। अगर आप एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे मान रहे हैं, ये कैश बेसिस पे रिलीफ दे रहा है। और टैक्स कैलकुलेट तो इसके बेसिस पे हो रहा है, और प्रोविजन भी इसी बेसिस पे कैलकुलेट होता है, टैक्स पे भी इसी बेसिस पे होता है। आप सिर्फ ये देखें कि आपके प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में फर्क कितना है। वो जो फर्क है आप उस पर अपना टैक्स एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दें। कैसे करेंगे? मिसाल, पहली अप्रोच की बात करते हैं। अगर किसी साल में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है और टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, सेंस की बात करते हैं। अगर किसी साल में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है और टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, उस साल में आप टैक्स ज्यादा देंगे या कम? कम। रोने की कोई बात नहीं है, हंसने की कोई बात नहीं है, हिसाब होगा। छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने एक बैंक में 20 लाख रुपए रखवा दिए। बैंक ने कहा कि हम आपको 10% कंपाउंड करके 2 साल के बाद दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। पहले साल 20 लाख का 10% 2 लाख, क्या करना है? मिलेंगे नहीं, अभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे 2 साल के बाद ही। क्या करना है 2 लाख का? रिकॉर्ड करूंगा इनकम, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो हम डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल और क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट इनकम। यानी हमने इसको इनकम माना, अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। जबकि 2021 में पैसे नहीं मिले आपको इंटरेस्ट के, वो तो दोनों सालों के जमा होकर मिलेंगे, लिहाजा टैक्सेबल प्रॉफिट ने उसको इनकम नहीं माना। ये साल ऐसा हुआ जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा और टैक्सेबल प्रॉफिट कम है। इन दोनों में 2 लाख रुपए का फर्क है। मिसाल के तौर पे अगर टैक्स इनकम को, सॉरी, इंटरेस्ट इनकम को इग्नोर किया जाए तो आपका प्रॉफिट 30 लाख है। अब कितना हो जाएगा? 32 लाख। जबकि ये कितना रहेगा? 30, क्योंकि ये तो 2 लाख को इनकम नहीं मान रहा। ये बोल रहे मिले, मैं बोलता हूं नहीं। बोला फिर सब्र करो। मैं चाहता हूं कि जब 2 लाख रुपए मैंने कमाए 2021 में है, तो आप जनाबे वाला टैक्स भी ले लो, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट का सर बुलंद रहे। इसने कहा नहीं चल चल। लिहाजा मैं 32 लाख पे टैक्स देने के लिए तैयार था, इसने मुझसे 30 लाख रुपए पे टैक्स लिया। अगर टैक्स रेट 25% है तो 30 लाख का 25% बनेगा 7.5 लाख। मेरे हिसाब से 32 लाख का 25% बनना चाहिए था 8 लाख। मैं चाह रहा था कि मुझसे 8 लाख रुपए का टैक्स लिया जाए, उन्होंने मुझसे 7.5 लाख का टैक्स दिया। लेकिन एक शरारती सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे नुमा होगी कि देखो कम टैक्स ले लिया इन्होंने मुझसे। अगले साल क्या होगा? अब आपके बैंक में जमा है 22 लाख रुपए और अब के बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा 22 लाख का 10%, 2,20,000। आपने 2021 में 2,20 कमाए। मान लेते हैं कि टैक्स के इस इंटरेस्ट के अलावा आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट अभी भी 30 लाख है, लेकिन आप अब अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे 32,20,000 और कहेंगे कि सर आप 32,20,000 का 25% मुझसे टैक्स ले लें। वो भले ज़्यादा होशियारी नहीं करो। आपको बैंक से पैसे रिडीम होके कितने मिले हैं? तो मैंने उसको बताया कि मुझे तो 34,20,000 रुपये मिले हैं, सॉरी 24,20,000 मिले हैं। बोला 24 तो तुम्हारे अपने थे। मैंने बोला जी। बोला इंटरेस्ट कितना कमाया? मैंने कहा 4,20,000। अब देखें पहले साल में क्या हुआ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 2021 में मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट बना 32 लाख और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बना? क्योंकि इंटरेस्ट मिला नहीं था, ठीक है। आपने टैक्स कितना पे किया होगा, प्रोविजन कितना बनाया होगा? 30 लाख का 25 या 32 लाख का 25? 30, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगेगा ना। तो आपने इसमें से टैक्स पे किया 7.5 लाख रुपए का। नतीजतन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 24,50।
ठीक है, 32 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट है और 7.5 लाख रुपए का टैक्स है। 2022 में देखिए क्या हो रहा है, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट वही 30 लाख और उसमें इंटरेस्ट कितना कमाया, 220। और अब के बार बैंक ने आपको सारे के सारे पैसे दे दिए, जिसमें 20 लाख आपके अपने थे और 4,20,000 का इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ था। नतीजतन आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 34,20,000। अब के बार आप 34,20,000 का 25% भरेंगे, जो कि बनेगा 8,55,000। अब आप टैक्स भर रहे हैं 8,55,000। नतीजतन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 23,65,000। नाजायज ही हुई है क्या? नहीं, टैक्स तो आपने उतना ही भरा जितना आपको भरना था, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क हो गया। हमने ये चाहा कि जब 2 लाख मैंने यहां कमाए हैं तो टैक्स भी यहां ले ले, और यहां 2,20 कमाए तो इसका टैक्स ले ले। इसने क्या किया, यहां पे मुझसे इसका टैक्स नहीं लिया इंटरेस्ट का, और पूरे 4,20 पे टैक्स यहां ले लिया। तो इससे क्या हुआ, मिसमैच हो गया। डेफर्ड टैक्स कहता है कि आप इसको करने दो, जब थक जाना मुझे बुलाना। हमने कहा भाई मैं तो थक गया, इसने टैक्स भरा कम और इसने टैक्स ज्यादा भर लिया। बोला पहले साल में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है या टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है? मैंने कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। बोला देखो इसका मकसद है कि आपने इस साल टैक्स कम भरा है, क्या खुशी की बात है? हम बोले कि नहीं भाई, है तो कुदरत का चरखा, घूमेगा। इस साल 2 लाख पे टैक्स ना लिया, अगले साल 4,20 पे ले लेगा, हिसाब किताब तो बराबर ही हो जाएगा। तो उसने कहा देखो अब अकलमंदी करो, जब आज तुम्हें किसी ने दावत दी है ना, एक ऐसे दोस्त ने जो तुम्हारा खास दोस्त भी नहीं है, तो जहन में बना लो कि ये वापस जाएगा, अब मुझे भी इसको दावत खिलानी पड़ेगी। अकलमंद अब दावत देने पे अफसोस नहीं करेगा, क्योंकि याद रहेगा कि मुझे भी तो इसने ट्रीट दी थी ना। आप भी अकलमंदी करो, आपको पता तो है कि इस 2 लाख रुपए पे टैक्स तो आपको भरना है, आज नहीं कल सही। इस साल वो आपसे नहीं ले रहा, लेकिन आप उसकी अमानत साइड करके रख लो। तो क्या करेंगे, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है और टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, तो आइंदा आने वाले सालों में आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा कि कम? आइंदा आने वाले सालों में ज्यादा। इसको हमने कहा कि ये टैक्सेबल डिफरेंस है। और पूरा का पूरा 2 लाख का टैक्स तो नहीं भरूंगा, 2 लाख का लगाएंगे हम टैक्स रेट, और इसको आप शो कर लेंगे अपने पास एज डेफर्ड टैक्स। टैक्स देना है या मिलेगा, फायदा मिलेगा फ्यूचर में, देना है ना, तो इसको हम नाम देते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अकलमंद क्या करता है, आज ही 60,000 रुपये साइड करके रख लेगा, क्योंकि 2 लाख कितना फर्क है, 2 लाख का फर्क है ना। 2 लाख का 25% कितना बनेगा, सॉरी 60,000 नहीं 50,000। वो क्या करेगा, अकलमंद आज ही 50,000 रुपये निकाल के साइड में करके रख लेगा। बोलो नहीं ले रहे हो ना लो, मैं अपनी लायबिलिटी बना लेता हूं कि जब मुझसे लोगे तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही साइड करके रखा हुआ है। अब इसकी डबल एंट्री देखो, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टैक्स चार्ज और क्रेडिट करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितना अमाउंट है, 2 लाख का 25%, 50,000। तो आज मैंने 50,000 को खर्चा मान लिया, और आज ही मैंने 50,000 को अपनी अमानत संभाल के साइड में कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बना प्रोविजन, और दूसरा डेफर्ड टैक्स की वजह से टैक्स चार्ज कितने से डेबिट हुआ,
और टैक्स चार्ज का डेबिट होना मतलब खर्चे का बढ़ना कि कम होना? यस, एक्सपेंस का डेबिट होना मतलब एक्सपेंस का बढ़ना। 7.5 लाख रुपए का एक्सपेंस पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है प्रोविजन वाला, और 50,000 का खर्चा अकलमंद ने पहले ही झोंक दिया। अब इसका खर्चा कितना हो गया? 8 लाख। 32 में से 8 गए, अब आपने बेसिकली क्या किया कि उस इनकम जिसको वो इस साल में टैक्स नहीं कर रहे थे, आपने अपने तरफ से टैक्स करके साइड कर दिया। अब देखें 32 लाख का 25% टैक्स कितना बनना चाहिए था? 32 लाख का 25% टैक्स कितना बनना चाहिए था? इन दोनों को प्लस करो यानी दिस शुड बी 75% ऑफ दिस। 32 लाख का 75%, 24 लाख। इसको मैंने दिखा दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ना मुझे टैक्स रूल्स को छेड़ने की जरूरत पड़ी, ना मैंने IASS को छेड़ने की जरूरत पड़ी, मैंने बीच का रास्ता निकाल दिया। हमने उसको बोला तुम लोगों ने जैसा करना है करो। हमने IAS में एक एक्स्ट्रा इजाफा कर दिया जिससे मैचिंग कॉन्सेप्ट की इज्जत रह गई। अब देखिए इस साल के साथ नाइंसाफी है, ये बेचारा साल अपना टैक्स तो भर रहा है 220 का, और पिछले साल के जो 2 लाख रुपए है उसका टैक्स भी मेरे गले में, ये भी मिसमैच है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है ये वाला देखो, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकल चलाना, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है अकाउंटिंग प्रॉफिट से तो उस साल में आप ज्यादा टैक्स भरोगे कि कम? ज्यादा टैक्स भरोगे। रोना नहीं, रोना नहीं। या तो आपको फ्यूचर में फायदा मिलेगा या तो पास्ट में मजे लूट चुके हो। अगर के फायदा फ्यूचर में मिलेगा तो मैं इसको एसेट बना के रखूंगा। क्या सुना? अगर के फायदा फ्यूचर में मिलेगा तो मैं इसको एसेट बना के रखूंगा। ये जो आप इजाफी अमाउंट पे टैक्स दे रहे हैं इसके ऊपर फ्यूचर में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? फ्यूचर में फायदा हो सकता है, इसको हम कहते हैं डिडक्टेबल डिफरेंस। जितना भी डिडक्टेबल डिफरेंस है उस पे हम लगाएंगे टैक्स रेट, और ये बन जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। अब एक बात समझेंगे, एसेट में इसको तब मानूंगा जब इसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा। अगर इसका फायदा आप पास्ट में ले चुके हैं तो अकलमंद तो पहले ही लायबिलिटी बना चुका होगा। अब के बार ये एसेट नहीं बनेगा बल्कि ये पिछली लायबिलिटी को खत्म करेगा। सेम अप्लाइज है कि अगर आप इस साल कम टैक्स भर रहे हैं या तो इसका खमियाजा आपको अगले साल में देना पड़ेगा या तो आप पिछले सालों में दे चुके हैं। तो या तो ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या ये रिवर्स करेगा डेफर्ड टैक्स एसेट को। मिसाल इस साल में देखते हैं, क्या आपके पास पहले से ही डेफर्ड टैक्स एसेट बना हुआ है? हां, पिछले साल मैंने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, अब के बार आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 32-20, क्योंकि मैं तो इस साल की इनकम को इनकम मान रहा हूं, जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 34-20। इसमें से 2-20 के ऊपर इस साल टैक्स लग रहा है, इस पे आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन 2 लाख रुपए पे इस साल टैक्स लग रहा है, इस पे आपको एतराज होना चाहिए था। लेकिन या तो आपको फायदा फ्यूचर में मिलेगा या तो ये आपके पुराने पापों की सजा है। तो हम बोले यार पिछले साल में खा चुका हूं उसके, पिछले साल आपने 2 लाख रुपए कमाए थे लेकिन उसमें टैक्स नहीं दिया था, याद करो। अब देखो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस एग्जैक्टली वही है जो पिछले साल का खाया हुआ है। और 2 लाख का 25% कितना? 50,000।
लेकिन ये 50,000 या तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेंगे, एसेट कब मानूंगा, जब फ्यूचर में फायदा मिलेगा, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स कब करूंगा, जब उसका फायदा मुझे पिछले साल मिल चुका था। अब याद करो, पिछले साल कम टैक्स भरा था ना, अब ये रिवर्स हो रहा है, तो ये एसेट नहीं बनेगा बल्कि ये लायबिलिटी को रिवर्स करेगा। तो पिछले साल देखो मैंने क्या एंट्री बनाई थी, डेबिट किया था टैक्स चार्ज और क्रेडिट किया था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बाय 50-50। अब के बार ये कहानी रिवर्स हुई है, तो मैं डेबिट कर दूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को, रिवर्स कर दूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को, और क्रेडिट कर दूंगा टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज नेचर एज एक्सपेंस, एक्सपेंस का क्रेडिट होना मतलब फायदा, खर्चे का कम होना मतलब फायदा। अब देखिए ये मेरा खर्चा है, इसमें मैं दिखाऊंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल। कितने से लायबिलिटी रिवर्स हो रही है, 50,000 से। अब देखिए मेरा टैक्स कितना बनेगा, 8,05,000। 32-20 में से 8,05,000 माइनस करें, 2415। 32-20 का 75% निकालें, मैचिंग कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। डेफर्ड टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ टेक्निक है जो इस साल का इस साल में, उस साल का इस साल में कर रही। याद करो एडवांस रेंट वाली एग्जांपल, उसमें क्या हो रहा था, आपको मिल रहे थे कितने, 15 लाख। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि रेंटल के अलावा मेरी इनकम 50 लाख है, रेंटल के अलावा मेरी इनकम 50 लाख है। ये मैं बात कर रहा हूं 2021 की। $15 लाख का रेंट मार्च में मिला, जिसमें से मार्च हलाल, अप्रैल हलाल, मई हलाल, जून हलाल। अगर 10 महीने का किराया 15 लाख है तो हर महीने का 1.5 लाख, 4 महीने का 6 लाख। मैंने 6 लाख का किराया अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में शामिल कर लिया। नतीजा ये निकला कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया 56 लाख। और मैंने कहा कि सर आप मुझसे 56 लाख पे टैक्स लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, हमारा मुत्तफिक प्रॉफिट कितना है जिसमें हम दोनों ओके हैं, 50 लाख। यहां तक तो हम दोनों ठीक चल रहे थे, लेकिन उसने कहा कि आपको पैसे कितने मिले हैं, मैंने कहा 15 लाख। तो बोला आपको 15 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो 2021 का मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, मैंने कहा सर आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हो, 56 है 65 नहीं है। बोले हाँ जाओ जाओ मुझे नहीं सिखाओ। अब मैं इस पे लगा रहा हूं 30%। 1950, 9,15,000, 19,50,000, 1950 सॉरी। अब ये मुझसे टैक्स चार्ज करें 1950, मैं कहा जान लोगे बच्चे की, वो 9 लाख जो मैंने कमाए नहीं है आप उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। तो फिर पता चला कि इसके सामने दुहाइयां देने की और चूड़ियां तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये सुनेगा तो वैसे भी नहीं, लिहाजा अपना ही कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने इस साल टैक्स चार्ज कितना रिकॉर्ड करना है, मैंने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना टैक्स देना है 1950। 1680 वो है जो बनना चाहिए, जो 56 लाख का 30% है, लेकिन वो तो कमबख्त 56 लाख को मान ही नहीं रहा ना, वो तो 65 लाख पे टैक्स ठोक रहा है। तो मैंने तो जो देना है वो उसको खर्चा मान लिया। फिर मैंने डेफर्ड टैक्स को बुलाया कि भाई आप ही कुछ करो। तो उसने कहा क्या मसला है, मैंने कहा देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट है 56 लाख और टैक्सेबल प्रॉफिट है 65 लाख। तो बोला फर्क कितना है, मैंने कहा 9 लाख का। $9 लाख पे वो ज्यादा टैक्स ले रहा है कम टैक्स ले रहा है, ज्यादा।
मैं कहता हूं कि भाई 54 लाख पे टैक्स बनता है, वो 65 लाख पे मार रहा है, तो डेफर्ड टैक्स कहते हैं तो रो नहीं, मैं बैठा हूं ना, मैं हिसाब करता हूं। उसने क्या किया, 9 लाख का 30%, कहा कि 2,70,000 का जो आप ओवर टैक्स पे कर रहे हो ना, इसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। बोला अभी दे दो, अगले साल तुमसे टैक्स नहीं लेगा, मैंने बात कर ली है। तो डेफर्ड टैक्स ने क्या बात की, तो अकल की बात थी, लेकिन डेफर्ड टैक्स क्या कर रहा है, बस ऐसे बीच का रास्ता निकाल रहा है। सही है भाई, दो बच्चे अगर फजूल सी बात पे लड़ रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं लेकिन जिद पे है, तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे ना, कि मान लो कि मैं बीच में आ जाता हूं, तो मैंने कहा तुम एक काम करो, अभी इसको दे दो, मैंने इससे बात कर ली, अगले साल तुमसे टैक्स नहीं लेगा, जब तुम 9 लाख रुपए कमाओगे ना, तो मैंने इसको मना कर दिया, तो तब उससे टैक्स नहीं लेना। तो उसने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, डेफर्ड टैक्स भाई तुम्हारी मेहरबानी। अब हमने क्या किया, इस 2,70,000 को पहले से अपना एसेट मान लिया, एज एफ मैंने प्रीपे कर दिया, एज एफ मैंने इसको एडवांस में दे दिया। तो डेबिट किया डेफर्ड टैक्स एसेट और क्रेडिट कर दिया टैक्स चार्ज, और टैक्स चार्ज से मैंने 2,70,000 हटा दिए, तो मेरा टैक्स देखो कितना बना, $1680। आप देखो 56 लाख का 30% बन भी कितना रहा था, 1680। उसने क्या किया, टोपी घुमा के 270 इधर करवा दिया। अब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा, 56 लाख का 70%, 39 लाख 20,000। अब अगले साल देखिए क्या होगा, 2022 में मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि अब मैं 9 लाख रुपए को किराया मानूंगा, रेंट इनकम मानूंगा, जबकि वो रोज रोज तो टैक्स नहीं मारेगा ना एक चीज पे, बोले कि पूरे 15 लाख पे दे तो दिया, अब वो मुझे उस 15 लाख के 1 रुपए पे भी टैक्स नहीं मारेगा। अब मेरा टैक्स कितना बनेगा, 50 लाख का 30%, 15 लाख, मैंने माइनस किया टैक्स चार्ज 15 लाख। अब आप खुश खुश से मालूम होते हो, क्योंकि आपने कहा सर मेरा टैक्स बन रहा था, सच्ची बताओ 59, लेकिन उसने ना गधे ने मुझसे 50 लाख पे टैक्स ले लिया। तो मैंने ओ होश के नाखून लो, पिछले साल ज्यादा भर के आए हो। बोले अरे हाँ सॉरी, डेफर्ड टैक्स ने बीच में बात की थी ना उससे, तो उस वजह से तो उसने अगले साल तुमसे टैक्स नहीं लिया। अब वो एसेट जो तुमने रिकॉर्ड किया उसको खत्म कर दो, क्योंकि बेनिफिट मिल गया, पैसे ऐसे नहीं देने किसी को। अब मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को करता हूं रिवर्स, क्रेडिट कर दूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट, डेबिट कर दूंगा टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज को जब डेबिट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, वही 9 लाख, सिर्फ कहानी उल्टी है। 9 लाख का 30% वही 270। अब 270 में इजाफी खर्चा दिखा दूंगा। बेसिकली क्या किया, जो पिछले साल तो मैंने कहा कि तुम इसको खर्चा ना मानो, मैंने अगले साल को बोल दिया तो वो खर्चा मान लेगा। आप खुद देखें 49 लाख का 30% कितना बनता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 1770, सही है। और बाकी कितना बना 40, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ये मसीहा आ गया डेफर्ड टैक्स, जिसने हमारे मसले हल कर दिए। ये एक तरीका था जिसको हमने कहा टाइमिंग डिफरेंस अप्रोच। इसका दूसरा तरीका हमने पढ़ना है, दैट इज टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच। घुमा फिरा के कहानी यही आएगी, मसला एक ही है, हल भी सेम है, अप्रोचेस दो हैं। एक को हमने कहा प्रॉफिट लॉस मेथड, दूसरा जो टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच है उसको हम कहते हैं SOFP मेथड, बैलेंस शीट अप्रोच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।